नमस्कार दोस्तों, 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। लगातार दोनों तरफ सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, सिविलियंस की जाने जा रही हैं, घर तबाह हो रहे हैं। सुनकर आपको लगेगा कि ज्यादा कुछ बदला नहीं है, लेकिन युद्ध के शुरुआती दिनों से अगर आप कंपेयर करोगे तो अब एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। रशिया ने अपनी फोर्सेस को एक्चुअली में अब पीछे हटा लिया है। हर जगह से नहीं, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन से अब रशिया ऑलमोस्ट वापस पीछे हट चुका है। मार्च के महीने में जो सिचुएशन थी, अगर आप नक्शे पर नजर डालोगे तो आपको दिखेगा कि यूक्रेन की राजधानी कीव के कितने करीब पहुंच चुके थे रशियन ट्रूप्स। कीव के नॉर्थ में जितना भी एरिया था ऑलमोस्ट सब कुछ रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर आ चुका था। लेकिन अप्रैल के शुरुआती दिनों में रशिया ने फैसला लिया अपने सारे ट्रूप्स को वहां से हटाने का, और जब यह हुआ तो यूक्रेनियन आर्मी ने वापस से रिकैप्चर कर लिया कीव के आसपास के एरियाज को, इंक्लूडिंग ब्रोवेरी, चेरनोबिल, चेरनीहिव, शोत्स्का और सुमी। यूक्रेनियन आर्मी पूरे अपने नॉर्दर्न बॉर्डर तक चली गई और उस रीजन में अपने देश के सारे एरिया को वापस अपने कंट्रोल में ले लिया। अब एक सवाल यहां पर आप पूछोगे कि रशिया ने ऐसा क्यों किया। रीजन इसके पीछे बड़ा सिंपल है। बताया जाता है कि रशिया अलग अलग फ्रंट्स पर जंग लड़ने में नाकाम हो रहा था, फेल हो रहा था। यूक्रेनियन फोर्सेस जोरदार तरीके से अपने देश को बचाने में सक्सेसफुल हो रही थी। सिचुएशन स्टेलमेट वाली बन चुकी थी। इसलिए रशिया ने फैसला लिया कि वो अपने सारे सोल्जर्स को रीग्रुप करेगा और सिर्फ एक पार्ट पर फोकस करेगा, यानी यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन्स में। रशिया अपने सारे ट्रूप्स को यूक्रेन के नॉर्दर्न एरिया से हटाकर यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन्स में ले गया डिप्लॉय करने के लिए। यूक्रेन के ईस्ट में क्या कहानी चल रही है इसकी आगे बात करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं क्या हुआ जब यूक्रेन ने अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया। कीव के नॉर्थ वेस्ट में एक छोटा सा टाउन है बूचाकर्क। जब यूक्रेनियन अथॉरिटीज यहां पर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि कैसे यहां की सड़कों पर लाशों की लाइन लगी पड़ी है। कई 100 से ज्यादा लाशें सिविलियंस की सड़कों पर एक लाइन में लगाई गई हैं। यूक्रेनियन अथॉरिटीज ने काउंट किया कि करीब 410 सिविलियंस यहां पर पाए गए हैं। इस इंसिडेंट को नाम दिया गया बूचा मैसेकर और कहा गया कि यहां पर बहुत ही हॉरिफिक वॉर क्राइम्स हुए हैं। यहां के चर्च के पास मास ग्रेव्स पाई गई। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की जब बूचा गए तो उन्होंने कहा कि यहां जो रशिया ने किया है वो किसी जेनोसाइड से कम नहीं है। आमतौर पर जब युद्ध होता है, एक वॉर होती है, तो वो 2 सोल्जर्स के बीच में होती है, लेकिन जब सिविलियंस को भी इतनी बेरहमी से मारा जाता है तो इसे वॉर क्राइम कहलाया जाता है। रशिया ने यहां पर डिनाई किया कि कोई भी वॉर क्राइम्स हुए हैं। एक्चुअली में बात क्या है, जब से वॉर शुरू हुई थी रशियन आर्मी की 64th मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड कंट्रोल कर रही थी बूचा के रीजन को करीब 1 महीने तक। और जब इन ट्रूप्स को विड्रॉ किया गया तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इस ब्रिगेड को ऑनररी टाइटल भी दिया। इन्होंने कहा कि इनका मास हीरोइज्म, वैलर, टेनेसिटी और करेज देखने वाली थी। चाइना और इंडिया 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने कोई क्लियर कट साइड नहीं ली थी इस वॉर में, लेकिन इन दोनों देशों ने अब बूचा मैसेकर को कंडेम किया। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि ये जो किलिंग्स हुई हैं सिविलियंस की बूचा में, बहुत ही डीपली डिस्टर्बिंग है और वो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी सिमिलर सेंटिमेंट शेयर किया लोकसभा में। करीब 1 दिन बाद इंडिया में मौजूद रशियन एम्बेसी ने कहा कि वो भी सपोर्ट करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो बूचा किलिंग्स पर। वो एलिगेशन लगाते हैं यूक्रेन पर कि यूक्रेन इन्वॉल्व है इन किलिंग्स में। बाकी देशों से और भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देखने को मिली। जापानीज प्राइम मिनिस्टर, फ्रेंच प्रेसिडेंट, स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर, इन सब ने स्पेसिफिकली स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन किया बूचा किलिंग्स का। अब यूक्रेन ने एक्चुअली में एक मैन हंट लॉन्च करी है 10 रशियन सोल्जर्स के लिए। यूक्रेन का कहना है जो भी उनके पास एविडेंस था उसके अकॉर्डिंग 10 स्पेसिफिक रशियन सोल्जर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं बूचा में वॉर क्राइम्स के लिए। इनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन सोल्जर्स की पिक्चर्स भी शेयर करी और इन्हें डेस्पिकेबल 10 करके पुकारा गया कि ये वो नफरतखोर 10 लोग हैं जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। आज के दिन ये 64th मोटराइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड वापस से यूक्रेन में है, जंग लड़ रही है फ्रंट लाइन पर डोनबास रीजन में। अब अगर ईस्ट यूक्रेन की बात करें, मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया था कि साल 2014 में रशिया ने यूक्रेन के साउथ में क्रीमिया एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था, और इसके अलावा डोनेट्स्क और लुहांस्क के कुछ एरियाज हैं जो रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट के द्वारा ऑक्यूपाई किए जा चुके हैं। अब जब रशिया ने अपने ट्रूप्स को ईस्ट पर फोकस करने को कहा तो रशिया का यहां पर मकसद था एक लैंड ब्रिज क्रिएट करना क्रीमिया से लेकर ऑल द वे अप टू डोनेट्स्क और लुहांस्क। ये जो पूरा साउथ ईस्टर्न यूक्रेन है ये कट ऑफ हो जाए अलग से। आज के दिन कहा जा सकता है रशिया ने कहीं ना कहीं अचीव कर लिया है, क्योंकि अगर आप नक्शे पर देखोगे कि आज के दिन की क्या सिचुएशन है, रशिया ने किन एरियाज को ऑक्यूपाई किया है,
तो रशियन ऑक्यूपेशन क्रीमिया से लेकर खेरसन, मेलिटोपोल, मारियोपोल, डोनेट्स्क, लुहांस्क और खार्किव तक पहुंच चुका है। बैटल फॉर मारियोपोल की बात करें तो इस शहर के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ये एक ऐसा शहर है जो आज के दिन पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। इस शहर की अगर आप फोटोज देखोगे तो वही हालत है जो सीरिया के कुछ शहरों की हालत हुई थी सीरियन वॉर के बाद। ईस्टर्न यूक्रेन में ये एक ऐसी जगह थी जहां पर यूक्रेनियन सोल्जर्स काफी फाइट बैक कर रहे थे, चारों तरफ से सराउंडेड होने के बावजूद भी। 21 अप्रैल को रशिया ने क्लेम किया कि रशिया बैटल ऑफ मारियोपोल जीत चुका है और ये पूरा शहर अब रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर है। लेकिन एक लास्ट स्टेशन अभी भी बचता है इस शहर में। इस जगह का नाम है आज़ोवस्टाल स्टील प्लांट। एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एरिया है, एक स्टील प्लांट का एरिया है जहां पर आखिरी कुछ बचे हुए यूक्रेनियन फाइटर्स और सिविलियंस लड़ने लग रहे हैं। सिविलियंस ने कुछ अंडरग्राउंड बंकर्स में शेल्टर ले रखी है, लेकिन मारियोपोल सिटी काउंसिल का कहना है कि करीब 1 लाख सिविलियंस इस शहर के अंदर अभी भी मौजूद हैं जो बहुत ज्यादा खतरे में है। कॉन्स्टेंटली बम गिराए जा रहे हैं इस शहर के ऊपर, लेकिन उसके अलावा अनसैनिटरी कंडीशंस हैं चारों तरफ और एक भयंकर शॉर्टेज है ड्रिंकिंग वाटर और खाने की। खाना पानी तक यहां पर लोगों को नहीं मिल पा रहा। पिछले फ्राइडे पुतिन ने इन प्रिंसिपल एग्री किया कि यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कमिटी फॉर द रेड क्रॉस यहां पर मौजूद सिविलियंस को इवैक्यूएट कर सकते हैं और आज के दिन यूनाइटेड नेशंस की इवैक्यूएशन का प्रोसेस जारी है। रशियन ऑफिशियल्स ने कहा है कि वो कंप्लीट लिबरेशन चाहते हैं डोनबास की। इसका ब्रॉडली मतलब है कि यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन्स डोनेट्स्क और लुहांस्क के रशिया उन दोनों एरियाज को इंडिपेंडेंट कंट्रीज की तरह बनाना चाहता है। नक्शे पर अगर आप एक थोड़ी करीब नजर डालो तो आपको दिखेगा कि एग्जैक्टली किन किन जगहों पर रशियन मिलिट्री एडवांस करने लग रही है। कहा जा रहा है कि अगला बड़ा टारगेट रशियन मिलिट्री का है स्लोवियांस्क, एक शहर जहां की पॉपुलेशन करीब 1,25,000 लोग है। ये एक ऐसा शहर है जिसे 2014 में रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन वापस से रिकैप्चर कर लिया था यूक्रेन ने। यूएस बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW का कहना है कि अगर यूक्रेन किसी ना किसी तरीके से स्लोवियांस को बचाए रख सकता है तो रशिया की कैंपेन इन एरियाज में भी फेल हो जाएगी, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से नॉर्दर्न एरियाज में रशिया फेल हुआ है। यह सब सुनकर आपको लगेगा कि युद्ध का मैदान छोटा होता जा रहा है और जंग अब एक सीमित जगह पर लड़ी जा रही है, लेकिन एक खतरा मंडरा रहा है दोस्तों कि ये जंग एक्चुअली में अब एक दूसरे देश तक फैल सकती है। यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद मोल्डोवा का देश, मैप पर देखो, मोल्डोवा के बॉर्डर पर एक्चुअली में एक लंबी सी नैरो स्ट्रिप है जमीन की। इस एरिया को ट्रांसनिस्ट्रिया करके बुलाया जाता है। साल 1990 में जब सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए थे, इसके करीब 2 साल बाद 1992 में एक सिविल वॉर हुई थी ट्रांसनिस्ट्रिया और मोल्डोवा के बीच में। 700 लोग मारे गए थे और तब से ये जोन एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट जोन रही है। ये ट्रांसनिस्ट्रिया एरिया एक्चुअली में अपने आप को एक सेपरेट कंट्री करके बुलाता है, कहता है कि मैं एक इंडिपेंडेंट देश हूं और एक्चुअली में आज के दिन इंडिपेंडेंट देश की तरह काम भी करता है। लेकिन फर्क यह है कि यूनाइटेड नेशंस इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। ट्रांसनिस्ट्रिया को यूनाइटेड नेशंस का मेंबर स्टेट नहीं है। इंटरनेशनली माना जाता है कि यह मोल्डोवा का ही हिस्सा है। मार्च के महीने में मोल्डोवा के इस गरीब देश ने ऑफिशियल रिक्वेस्ट सबमिट करी थी कि ये यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर ले, लेकिन ट्रांसनिस्ट्रिया का स्ट्रॉन्ग अलायंस है रशिया के साथ। रशिया की आज के दिन तक मिलिट्री प्रेजेंस रही है 1,500 सोल्जर्स की ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर। एक्चुअली में 1992 के बाद से लेके आज तक ये 1,500 रशियन सोल्जर्स ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर ही रहे हैं, पीस कीपर्स की तरह रह रहे हैं। लेकिन रशिया की बहुत ही स्ट्रांग पकड़ है इस देश के ऊपर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। ना सिर्फ रशिया इस ट्रांसनिस्ट्रिया को फ्री गैस प्रोवाइड करता है बल्कि बाकी और सपोर्ट भी देता है। तो अभी की बात करें तो करीब 1 हफ्ते पहले ट्रांसनिस्ट्रिया के एरिया में सीरीज ऑफ बम धमाके देखने को मिले। एक्सप्लोजन्स हुए मिस्टीरियस, जो किसी को नहीं पता किसने करा है। रशिया और यूक्रेन दोनों देशों ने एक दूसरे पर ब्लेम डाला है इन ट्रांसनिस्ट्रिया के अंदर एक्सप्लोजन्स को लेकर। ट्रांसनिस्ट्रिया के प्रेसिडेंट जो है वादिम क्रास्नोसेल्स्की, उन्होंने ट्यूसडे को देश को 15 दिन के रेड अलर्ट पर रख दिया है। एंटी टेररिस्ट सिक्योरिटी मेजर्स लगाए गए, जैसे कि शहरों के एंट्रेंसेस पर रोड ब्लॉक सेटअप कर दिए गए। तो बेसिकली डर यही है कि मोल्डोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया भी इस कॉन्फ्लिक्ट में धकेले जा सकते हैं। वहां रहने वाले लोगों को ऑलरेडी चिंता होने लग चुकी है कि अभी एक बम धमाका हुआ, पता नहीं आने वाले टाइम में और कितने धमाके देखने को मिलेंगे। कुछ लोगों ने देश छोड़कर जाना शुरू कर दिया है, तो एक एक्सोडस भी देखने को मिल सकता है यहां पर। अगर पीस टॉक्स की बात करें रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो आखिरी बार फेस टू फेस टॉक्स दोनों देशों के बीच में 29 मार्च को हुई थी। रशियन फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि पीस टॉक्स डेली चले जा रही हैं दोनों देशों के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू,
लेकिन कोई भी समाधान निकलना मुश्किल लग रहा है। यूक्रेन चाहता है कि रशिया सारी टेरिटरी से विड्रॉ कर ले जिनको रशिया ने ऑक्यूपाई किया है। रशिया चाहता है कि जो भी सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए गए हैं उन्हें विड्रॉ कर लिया जाए, और यूक्रेन दूसरी तरफ चाहता है कि और सैंक्शंस लगाए जाए रशिया के ऊपर जब तक रशिया विड्रॉ नहीं करता। एक इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर मेंशन करने वाली कि 25 मार्च को रशिया और यूक्रेन ने पहला प्रिजन स्वैप किया था, यानी रशियन सोल्जर्स जो यूक्रेन के द्वारा पकड़े जा चुके हैं जिन्हें यूक्रेनियन जेल में डाला गया था, और यूक्रेनियन सोल्जर्स जो रशिया के द्वारा पकड़े जा चुके हैं जिन्हें रशियन जेल में डाला गया था, तो दोनों ने अपने प्रिजनर्स को लाकर अपने सोल्जर्स को एक्सचेंज किया। करीब 10 उधर के थे, 10 उधर के थे, तो 10 लोगों को एक्सचेंज किया गया था। लेकिन तब से ये एक्सचेंजेस एक्चुअली में कंटिन्यू रहे हैं। यूक्रेनियन स्टेट एजेंसी ने बताया कि करीब 4-5 दिन पहले 7th एक्सचेंज हुआ था इनके प्रिजनर्स का, जहां पर 33 यूक्रेनियन ट्रूप्स और 12 सिविलियंस को रशिया ने रिलीज किया था। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इसी समय में टाइम मैगजीन को भी इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि जब ये वॉर शुरू हुई थी, वॉर शुरू होने के कुछ ही घंटे में रशियन ट्रूप्स उनके और उनके परिवार के बहुत करीब आ चुके थे। उनकी ऑफिस की दीवारों के अंदर बैठे बैठे उन्हें गन फायर की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी तरीके से वो बच के निकल पाए उस सिचुएशन से। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो जेलेंस्की का कहना है कि लोगों को ये वॉर जो है ये सोशल मीडिया पर दिखती है, लेकिन जब लोग तंग हो जाते हैं तो वो बस आगे स्क्रॉल कर देते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, कोई इतना ज्यादा इतनी खौफनाक चीजों को हमेशा नहीं देखते रहना चाहता। जेलेंस्की का कहना है कि रशियन बॉम्ब्स के अलावा उन्हें इसकी भी फिक्र रहती है कहीं बाकी दुनिया का अटेंशन ना लूज हो जाए। उन्होंने कहा कि उनका मिशन है कि बाकी फ्री डेमोक्रेटिक दुनिया को पता लग सके कि यूक्रेन पर आज के दिन क्या बीत रही है और कैसे यूक्रेन सरवाइव कर पा रहा है। इस पॉइंट तक एक्चुअली में यूक्रेन को बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला है बाकी और देशों से। फॉर एग्जाम्पल यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रिसेंटली $33 बिलियन की डिमांड करी अपने पार्लियामेंट से यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने कहा कि इसमें से $20 बिलियन हथियार और एम्यूनिशन और मिलिट्री असिस्टेंस के लिए दिए जाएंगे यूक्रेन को, और $8.5 बिलियन डायरेक्ट इकोनॉमिक असिस्टेंस होगी और $3 बिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड। 28 अप्रैल को यह बिल पास भी हो गया था यूएस के कांग्रेस में। कहा जाता है कि रशिया का यहां पर एजेंडा था कि नेटो के एक्सपेंशन को रोका जा सके, इसलिए रशिया ने यह युद्ध डिक्लेयर किया था यूक्रेन के ऊपर। लेकिन अब 2 महीने बाद अगर रशिया का सही में यह इंटेंशन था तो रियलिटी में इसका बिल्कुल उल्टा होने लग रहा है। स्वीडन और फिनलैंड 2 ऐसे देश थे जो नेटो का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब ये नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं। इन दोनों देशों ने कहा है कि ये एक साथ मेंबरशिप एप्लीकेशन देंगे नेटो ज्वाइन करने की, और ये मिड मे के अराउंड करेंगे। बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ और यूनाइट होती जा रही हैं इस रशियन वॉर की वजह से। पोलैंड और बुल्गारिया 2 ऐसे यूरोपियन देश हैं जो रशिया से गैस लेते थे। रशिया ने कहा कि हम जो गैस दे रहे हैं हमारी पेमेंट रशियन करेंसी में करो, लेकिन इन दोनों देशों ने करने से मना कर दिया, तो रशिया ने गैस सप्लाई कट ऑफ कर दी इन दोनों देशों की। ऐसा होता देख बाकी नेबरिंग कंट्रीज ने इन दोनों देशों को सपोर्ट दिखाया। लिथुएनिया एक और छोटा सा देश, इन्होंने कहा कि इनकी पाइपलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है पोलैंड के साथ, ये गैस सप्लाई करेंगे पोलैंड को। जर्मनी ने भी कहा कि अगर पोलैंड को जरूरत पड़ी तो वो भी गैस सप्लाई करेंगे पोलैंड को। बुल्गारिया और थोड़ा ईस्ट में है तो उसके पास मौजूद कंट्री है ग्रीस। ग्रीस एक्चुअली पहली कंट्री थी बुल्गारिया को मदद ऑफर करने वाली। ग्रीस ने प्रपोज किया कि वो एलएनजी भेजेंगे बुल्गारिया को ग्रीक पोर्ट्स के द्वारा और टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के द्वारा। जल्दी से जल्दी पाइपलाइन बनाने की कोशिश की जा रही है यहां पर ग्रीस और बुल्गारिया के बीच में। कहा जा रहा है कि जुलाई के महीने तक ही वो बन जाएगी। ऊपर से ग्रीस ने कहा है कि अब वो अपने देश में भी गैस रिजर्व ढूंढना शुरू कर देगा। यही प्रेशर जर्मनी पर भी आ रहा है, क्योंकि जर्मनी भी काफी हद तक गैस अपनी रशिया से लेता है, लेकिन जर्मनी ने अब कहा है कि वो रशिया के सपोर्ट को हटा सकता है और अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर सकता है। कैसे पॉसिबल होगा ये? एक ट्रांस एड्रियाटिक पाइपलाइन। कहा जा रहा है ये पाइपलाइन जो अजरबैजान से यूरोप में गैस ट्रांसपोर्ट कर रही है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी यहां पर। जर्मनी के बाद इटली सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है रशियन गैस का यूरोप में। इन्होंने ऑलरेडी अपने इंपोर्ट्स को आधा कट कर दिया है और नई गैस ढूंढने के लिए इन्होंने डील स्ट्राइक करी है एंगोला से, कॉन्गो रिपब्लिक से और अल्जेरिया से। एक ट्रांस मेडिटेरेनियन पाइपलाइन है जो इटली को डायरेक्टली नॉर्थ अफ्रीका से कनेक्ट करती है, ये उसका इस्तेमाल करेंगे गैस लाने के लिए। इसके अलावा इटली कतार, मोजाम्बिक और अजरबैजान से भी बात कर रहा है। तो बेसिकली जैसे जैसे ये युद्ध और लंबा खिंचता जा रहा है, वैसे वैसे बाकी यूरोपियन देश अपनी डिपेंडेंसी कम करते जा रहे हैं रशियन गैस से, जो कि रशिया के लिए बहुत हानिकारक होगा। साल 2019 में 60% रशियन एक्सपोर्ट्स सिर्फ ये रशियन गैस थी,
देश का फेडरल बजट रेवेन्यू का 39% सिर्फ यहीं से ही आता है। तो बहुत बड़ी मुसीबत है ये रशिया के लिए एक्चुअली। इन वॉर्स के समय में आम लोगों पर क्या बीतती है, इसकी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है। अनब्रोकन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की है, रियल लाइफ पर बेस्ड है ये, और इसकी बुक समरी आपको मिल जाएगी एज एन ऑडियो बुक कुकू एफएम पर। हाईली रेकमेंड करूंगा मैं आपको, अगर आपके पास कुकू एफएम है तो इस कहानी को जरूर सुनना, बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। कुकू एफएम को नहीं जानते, एक बड़ी ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म जहां पर आपको ढेर सारी ऐसी ऑडियो बुक सुनने को मिलेंगी। आमतौर पर इसका प्राइस होता है 399 रुपीज पर ईयर, लेकिन स्पेशल डिस्काउंट है ध्रुव 50, आपको 50% ऑफ मिलेगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 199 रुपीज पर ईयर, पूरे साल भर के लिए। जाकर चेकआउट कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं वीडियो हमेशा की तरह इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।